साथियों नमस्कार। 69th बीपीएससी इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन को लेकर एक अपडेट है और वह यह है कि यहाँ अतुल प्रसाद सर ने अपडेट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला जो अपडेट है कि देयर विल बी 4 आंसर ऑप्शंस विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है कि 68th बीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें 5 ऑप्शंस थे। तो 5 ऑप्शंस में जो ऑफ कोर्स 1/3 नहीं रखा जा सकता है, तो इसमें जो नेगेटिव रखा गया था वो 1/4 रखा गया था। और अब चूंकि ऑप्शंस एक कम हो गया तो ऑफ कोर्स इसमें जो नेगेटिव है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए 1/3 किया गया है। ये स्टैंडर्ड रूल है जो फॉलो होता है। आप दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। नाउ हमारा ये कंसर्न इसलिए है कि क्या 1/3 नेगेटिव होना या 1/4 नेगेटिव होना या ऑप्शंस 5 और 4, इसके वेरिएशन आने के बाद क्या हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। देखिए, इससे ये तो बहुत लंबा एक डिमांड था और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स का डिमांड था कि केवल 4 ऑप्शंस होने चाहिए। इनफैक्ट यूपीएससी में भी 4 ऑप्शन होता है और अदर स्टेट पीएससी देखेंगे उसमें भी 4 ऑप्शन था और बहुत सारे लोगों का ये ई ऑप्शन के चलते बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते थे। फाइनली बीपीएससी ने इस चीज़ को सुना है, विच इज आई थिंक अ कमेंडेबल इनिशिएटिव। नाउ अब हमें करना क्या है, मैं 3 चीज़ पे बात करूंगा यहाँ बेसिकली। पहला चीज़ ये होगा कि हम कितने सवालों को अटेम्प्ट करें, कितने सवालों को अटेम्प्ट करें। ओके, अटेम्प्ट तक ठीक है। देखिए, ये जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो मैं कहूंगा कि या अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट का समय दे करके और आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि लगभग जो पेपर का नेचर है वो टफ है, मीडियम है या आसान प्रकृति का है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें आपका बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाएगा तो आप सीधे जो कंफर्म आपको आता है क्वेश्चन, बिल्कुल कंफर्म, तो आप फर्स्ट राउंड में बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चंस को आप करेंगे, राइट। ओके, आई सपोज कि आपको बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चंस 70 आते हैं, रेस्ट आपका 80 क्वेश्चंस बचा हुआ है। इन 80 क्वेश्चंस को अब आप सेकंड एंड थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको आप छोड़ देंगे। नाउ मैं इसको थोड़ा और तोड़ता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा मानना है मैक्सिमम पॉसिबल। अगर आप 150 कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, बट अगर आपने किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही सुना ही नहीं है तो वैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए। अगर सुना ही नहीं तो एकदम कोई करने अटेम्प्ट लेने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना चाहिए। आई एम सेइंग दिस क्योंकि आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को आप यहां लगाइए और देखिए कि आपको ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। आप 4 क्वेश्चन लीजिए, 4 क्वेश्चन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और फिर चारों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे पॉइंट में, ठीक है। तो ये आपको करना है कि अगर आपने बिल्कुल नहीं सुना तो उनको हटा दीजिए। पहले राउंड में केवल कंफर्म कीजिए, दूसरे राउंड में आप उनको करेंगे जिसमें 2 में डाउट होता है। और अधिकतर जिन कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स निकलता है और जिन कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, आप ध्यान से सुनेंगे, वो मैटर इस पे नहीं फंसता है कि फर्स्ट राउंड में जो कंफर्म आता था वो आया या नहीं आया। 2 चीज होता है जिससे कि लोगों का मैं देखता हूं कि सेम नॉलेज पे प्रीलिम्स रुक जाता है। पहला जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि अगर वो किसी तरह का सिली मिस्टेक कर दें, जैसे मान लो कि आपको कोई बहुत इजी सा प्रश्न था वो आता था और आपने गोला भरने में गलत जगह गोला भर दिया,
या फिर आपने मिसरीड कर लिया किसी चीज को, या इंटरप्रिटेशन आपने गलत कर लिया किसी चीज का, तो फिर आप क्वेश्चन को गलत टिक करके आएंगे और ये सिली मिस्टेक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो कैंडिडेट सिली मिस्टेक को जितना मिनिमाइज कर पाएगा या कर पाएगी, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि अधिकतर लोग जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 7-8 नंबर से फेल होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप जब रूम पे आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि 5-7 क्वेश्चन तो आते हुए गलत हो गए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपके साथ ऐसा हर एग्जामिनेशन में फील होता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको सेम नॉलेज पे आप बना सकते थे, बट ड्यू टू आपने हेस्ट में डिसीजन लिया, या फिर गोला मारने में गलत कर दिया, या इंटरप्रिटेशन गलत हो गया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। और ट्रस्ट मी, उस क्वेश्चन का आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होता है जहां आपको चीज़ें आती नहीं थी, लेकिन जहां पे प्रश्न आता था और वो प्रश्न गलत हो गया, उसका बहुत ज़्यादा वो अंदर से आपको कुरेदेगा। तो मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ ध्यान से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। नाउ जो दूसरा कारण है जिसके कारण लोगों का मतलब सिलेक्शन रुकता है, वो होता है कि जो 2 ऑप्शन में डाउट होता है। क्योंकि 3 ऑप्शन में डाउट है तो उसकी आप भी जानते हैं कि चांसेस कम होगा, कि उसमें थोड़ा चांसेस तो कम ही होगा क्योंकि आपने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, बट फिर भी आपको अटेम्प्ट लेना है क्योंकि औरों से आप थोड़ा सा तो बेहतर हो ही जाएंगे। 2 ऑप्शन में जो डाउट होता है, यहां पे आप कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए 91 was the cutoff for the general last time. You all are aware about this fact. Okay, out of 150. इसका मतलब सीधे सीधे अगर हम हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 91 ही किया, इससे ना ज्यादा ना कम, और 91 के 91 सही हो गए, मतलब कि हो गया उसका काम। इसका मतलब यह है कि ये मार्क्स लाने के लिए किसी कैंडिडेट को 91 से ऊपर ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 100 अटेम्प्ट करते हैं तो ये 91 लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग दैट आई एम टॉकिंग हियर, कि अगर आप 100 करेंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 6-7 आप गलत भी कर दें और फिर नेगेटिव काट करके 91 पे आए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, और 100 के 100 क्वेश्चन अगर आप कंफर्म भी मारते हैं ना, तो कम से कम 3 से 4 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके मिनिमम, मैं बता रहा हूं मिनिमम, आप खुद अनुभव करके देखे होंगे कि 3 से 4 प्रश्न आप टेस्ट सीरीज में देख लीजिए, ऐसे होंगे जो आपके कंफर्म में से गलत हो जाएंगे। और वो वही होता है कि अरे ये तो गलत मैंने सोच लिया, या फिर इसको गलत मैंने पढ़ लिया, या फिर ये गलत जगह गोला चला गया, या फिर इस पे ध्यान नहीं दिया किसी पर्टिकुलर वर्ड पे जहां पे टीचर ने ट्रैप दिया था, तो गलत हो जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। नाउ अगेन कमिंग बैक टू 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन में जब डाउट हो, अब इसी पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो 2 ऑप्शन में डाउट होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं, क्या नहीं करना है। ओके, देखिए कुछ लोग जब इस 2 ऑप्शन में डाउट होता है ना, तो कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं, और मुझे ये मेल मिला भी था, अब पता नहीं किसका था, कि ऐसे कि 1 नंबर क्वेश्चन का ए मारेंगे, बी, 3 का सी, 4 का डी, कि कहीं कोई पैटर्न में आ जाए। देखिए, बिल्कुल ही गलत तरीका है, इसको नहीं अपनाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि टीचर ऐसे सेट किए हैं, ए बी बी बी, इस तरह से करके। अगेन ये रॉन्ग मेथड है, इसको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है। ओके, और ये ऐसा नहीं है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और बहुत ही बुरी तरह मैं पेनलाइज हुआ था, तो यूपीएससी में। तो डोंट डू दिस एवर। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ए
बी, बी, सी, इस तरह से करके कुछ पैटर्न, या कुछ लोगों को लगता है कि अपना जो फिंगर होता है तो वो काटेंगे तो उससे आ जाएगा। कुछ लोग रैंडम टिक लगा देते हैं कि, और हवाबाजी के लिए कि हाँ ठीक है, मैं किसी दोस्त को आके बताऊंगा या बताऊंगी कि अरे मैंने तो ऐसे ही लगा दिया और वो सही हो गया। प्लीज डोंट डू दिस। एक एक नंबर, इवन आई नो मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना मार्क्स भेजा 68 का, यू वोंट इमेजिन कि अगर 91 कट ऑफ है तो दे वेर स्कोरिंग लाइक 90.75। किसी का अगर 87 कट ऑफ है तो दे वेर स्कोरिंग लाइक 86.50। यहां पे वो एक एक क्वेश्चन जो आप रैंडमली टिक लगा देते हैं वो बहुत ही घातक होगा। तो मैं कहूंगा कि प्लीज डू नॉट फॉलो दिस टेक्निक, या कुछ लोग ओका बोका तीन तड़ोका लौवा लाठी, ये सब नहीं चलेगा। नाउ करना क्या है, हम इस पे बात करते हैं कि जब भी अगर आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में डाउट है, देखिए अधिकतर लोग जिनका सिलेक्शन होगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो इन्हीं चीजों पे निर्भर करेगा। नाउ करना क्या है, हम इस पे बात करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन हियर। सो सबसे पहले यह करना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो सबसे पहले यहां ओवरऑल कहें कि एलिमिनेशन मेथड या कैसे किसी क्वेश्चन तक हम पहुंचते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना यूज करना है कॉमन सेंस, या दूसरे शब्दों में आप इसे कहते हैं लॉजिक, या तीसरे शब्दों में आप इसे कहते हैं रैशनैलिटी। ये अप्लाई करना है कि कॉमन सेंस से कोई बात आपको कौन सी बात ठीक लग रही है। जैसे आप कोई भी दिन भर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आप देखते होंगे कि आप बोलते हैं कि मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि ये ठीक है, और नॉर्मली आप देखेंगे कि वो चीजें ठीक होती हैं, क्योंकि कॉमन सेंस जो है वो किसी आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ही आधारित होता है, राइट। चलो मान लो कि कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। एक और तरीका मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है कि फर्स्ट प्लेस पे आपको क्या याद आया। और मैं सभी छात्रों से एक मेरी गुजारिश है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें तो आप उनके आंसर्स को न देखें, उत्तर या यूं कहें कि ऑप्शंस न देखें एट द फर्स्ट प्लेस। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पूछा जाता है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि बिहार में, हालांकि अब तो क्वेश्चन इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का, जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था या कहां से किया था। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको लिया है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये नहीं कि आपको तुरंत जो है उसके ऑप्शंस को पढ़ने लगना है, नहीं। कोई भी मतलब क्वेश्चन हो आप अपने हाथों से ढक लीजिए और ऑप्शंस को देखते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर कहे कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ऐसे में जैसे ही ऑप्शंस देखेंगे ना, आपको पहले भी सत्याग्रही याद आने लगेंगे, दूसरे भी याद आने लगेंगे। आप पहले 2 से 3 सेकंड अपने दिमाग से पूछ लो कि क्या याद आ रहा है, ठीक है। वैसे में ज्यादा चांस होता है कि आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे आपको क्या 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 याद आया, ये भी कई बार एक कॉमन सेंस का पार्ट बनता है, या ये भी कई बार सही उत्तर तक पहुंचने का एक तरीका होता है। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर है कि पहली दफा आपको क्या याद आया और ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे गलत याद आया, तो आपको अपने ऑप्शंस को चेंज कर देने हैं। नाउ एक और होता है तरीका, मॉडरेट रिस्पॉन्स वर्सेस एक्सट्रीम रिस्पॉन्स। नाउ ये सही है और ये गलत है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहां पे लेता हूं, जैसे अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने 20% का जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है ऑनियन के एक्सपोर्ट पे। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए कि ऑनियन के बारे में अगर कोई सवाल आता है, सपोज करते हैं कि ऑनियन के बारे में अगर कोई सवाल आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र जो है वो ऑनियन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, महाराष्ट्र। अगर मान लेते हैं कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए कि महाराष्ट्र इज द ओनली ऑनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये सही है या गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि लॉजिकली भी आप सोचेंगे तो कोई
एक स्टेट नहीं हो सकता है ना जो सारी, मतलब कोई भी आप ऑनियन की जगह किसी भी चीज को ले लीजिए, नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चीज पे एक ही स्टेट का मोनोपोली हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हो, ये बात हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि, और वहीं कोई मॉडरेट स्टेटमेंट होता है। मॉडरेट स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि जहां पे इस तरह के वर्ड्स हैं कि सम, कुछ, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है ना कि सम वाले स्टेटमेंट नॉर्मली नो सही होते हैं, और यहां एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट्स में नॉर्मली ओनली लगा होता है, एक्सट्रीमली कुछ इस तरह से लगा होता है, तो उसको आप समझ जाएंगे, बहुत पॉपुलर है और बहुत बार मैंने बताया भी है। नाउ देर इज अनदर थिंग दैट यू शुड देखना चाहिए कि अगर 2 या 3 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है कि प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट कौन सा है, समाज को, देश को किस स्टेटमेंट की वजह से ऐसा लग रहा है कि समाज को या देश को जरूरत है, या वो समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में बात कर रहा है, तो उस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे। जैसे अगर कोई प्रोविजन सरकार करती है और मॉडरेट भी प्रोविजन लग रहा है, और महिला उत्थान के लिए या ये दलित्स या ट्राइबल्स के उत्थान के लिए अगर कोई प्रोविजन है, तो नॉर्मली हम उसको सही मानकर चलेंगे, अनलेस कि वो बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हो, राइट। नाउ अगर कोई डेटा और फैक्ट्स कहीं पूछे, 2 चीजों में आपको डाउट है, और एक में दे कि 3.2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो टीचर का एक मतलब, देखो हम यहां गेस ही कर रहे हैं कि जब ना आए तब क्या करना है। अगर आता है तब तो बात ही खत्म हो गई, नहीं आता है तो वैसे कंडीशन में डेटा और फैक्ट्स नॉर्मली, जैसे मान लो अगर 70 होगा तो उसकी 700 है तो उसकी जगह 70 दे दिया जाएगा। जैसे यूपीएससी ने $100 बिलियन को $1000 बिलियन कर दिया था, 2016 का कोई क्वेश्चन पेपर था, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो 100 को 1000 कर दिया। तो कहीं पे डेटा वगैरह वो लोग चेंज कर देते हैं। इन ऑल द केसेस दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसी तरह का ट्रैप टीचर बिछाने का, या जो भी एक क्वेश्चन पेपर सेटर होते हैं वो बिछाने का कोशिश करते हैं। नाउ जब भी एक तो मैं मोस्टली जो बीपीएससी का क्वेश्चन देखता हूं वो पर्सनालिटीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अगर पर्सनालिटीज से रिलेटेड अगर आपको कोई अजीब सा नाम दिख रहा है, अजीब का मतलब वो नाम अजीब नहीं है, आपने फ्रीक्वेंटली नहीं सुना है, जैसे अगर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित नेहरू है, तो इनका नाम आपने फ्रीक्वेंटली सुना है। लेकिन अगर कोई अलग सा थोड़ा सा नाम आ रही है, अपने रिस्क पे आप खेलेंगे, बस मैं एक तरीका बता रहा हूं। अगर कोई बहुत ही अजीब सा नाम आ रहा है और वो नाम पूरा है, मतलब उनका लंबा सा नाम है, जैसे मान लीजिए कि अंबिका चरण मजूमदार, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं नाम आता है, और इनका नाम आता है, तो हालांकि ये बहुत, ये वाला जो टेक्निक है, ये जो अभी हम जिस पे बात करें ये बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ अगर 2 में डाउट बचे और कुछ भी ना बचे तब इसको यूज कीजिएगा। अगर कोई नाम आता है और वो बिल्कुल ही थोड़ा अलग हट के नाम है और उनका नाम पूरा नाम दिया हुआ है, तो चांसेस आर देयर कि वो ऑप्शन सही हो जाए। ये मैंने बहुत सारे पेपर्स में ये देखा है, क्योंकि पता नहीं अब इसका क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आता, बट ये सही हो जाता है। बस आप अगर कुछ भी ना काम करें तब इस पे आएंगे। देखिए इसमें भी ना, जो हमारा एक और लास्ट में बता दूं, अगर कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट हो या डिटेल्ड नेम हो तो उसका सही होने का थोड़ा ज़्यादा चांस होता है। जैसे अगर स्टेटमेंट को ना, जो भी सही ऑप्शन होता है ना, तो उसके स्टेटमेंट को एग्जामिनर कोशिश करते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, कि उसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी ना बचे, इसीलिए उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा वो पूरा स्टेटमेंट देते हैं। वो इवन उसके शॉर्ट फॉर्म में वो देने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो ऑप्शन सही होने का चांस ज़्यादा होता है। नाउ अगर इसमें भी आप कहेंगे कि इतना सारा हो गया, अब एक क्वेश्चन में क्या इतना सारा अप्लाई करेंगे, नहीं। इसमें अगर मैं हायरार्की बताऊं कि कौन सा हायरार्की हो, वैसे तो हायरार्की बनाना थोड़ा इसमें डिफिकल्ट काम है, बट फिर भी जैसे कि ये पर्सनालिटी है, इसको सबसे एंड में लगाना है। डिटेल्ड स्टेटमेंट उसके थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हैं। जैसे हायरार्की अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं देखना है, ये काम 1 नंबर पे आप कर लेंगे। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। तीसरा आप ये मॉडरेट और एक्सट्रीम को दे सकते हैं। चौथा प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स को ऑफ कोर्स, और ये लाइन से ही है 5, 6,
5-6 नंबर पे इसे नहीं देंगे, 6 पे ये। और थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुन करके, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रीलिम्स परीक्षा थोड़ा सा अलग गेम है। प्रीलिम्स परीक्षा अलग गेम है। यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा ये टेस्ट होता है कि जब आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाता है, जहाँ पे आपका नॉलेज फेल हो जाता है, तो वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको ऐसी कई सारी समस्याएं आएंगी जहाँ पे आपको क्लियर कट डिसीजन नहीं अवेलेबल होगा और ना ही कोई प्रेसिडेंस अवेलेबल होगा आपके पास। तो वैसे कंडीशंस में जो अवेलेबल फैक्ट्स, डेटा, एविडेंस मौजूद हैं, उनको लेकर आप एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं और फिर आप डिसीजन तक, निर्णय तक पहुंचते हैं। सेम काम आपको प्रीलिम्स परीक्षा में जब ऑप्शंस के बीच कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब आता है तो बात ही खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी कैंडिडेट के साथ कि 150 में से 150 प्रश्न या 130 प्रश्न जो है उसको बिल्कुल एक झटके में, या यूं कहें कि पहली दफा उस कैंडिडेट को आता है। जितने लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आप उनसे, अगर ऐसा होता तो कट ऑफ 98, तो कट ऑफ 91 तो नहीं ही होता। और वो भी जब ओनली 3500 पीपल को लिया गया और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। कि और एक और मैं बात कहूँगा कि ये सब मेथड केवल मेरे बता देने से डेवलप नहीं होगा। ये मेथड डेवलप होगा जब आप एक्चुअल क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। मार्केट में मैंने कई बार कहा है कि आप कोई भी प्रश्न पत्र जो मार्केट में बिक रहा है, आप उसको उठाइए और उसको ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस वहाँ करना है जहां आपको, देखो जहां, और कई लोग क्या करते हैं ना कि पॉलिटी पढ़ा आज और पॉलिटी का टेस्ट दे देते हैं। दिस इज नॉट अ गुड वे। अगर आपने पॉलिटी, हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा तब टेस्ट मत दो आप, लेकिन मान लो कि 1 महीना पहले पॉलिटी पढ़ा, आज दो टेस्ट, क्योंकि आज ही पढ़ा और आज ही दे दोगे केवल सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का, तो सारा बना दोगे आप। चेक ये करना है ना कि जब हमें याद नहीं आती हैं चीजें, तो हम सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और यहाँ पे है टीआरई से रिलेटेड, इसको भी इंफॉर्मेशन को आप देख लेंगे कि रिजल्ट्स जो है वो एक साथ नहीं आएंगे, फेजेस में आएंगे। पहले 11-12 का, फिर 9-10 का, और फिर प्राइमरी वालों का रिजल्ट आएगा। और 9 से 12 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो रेडी रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।